And welcome to SPM IS Academy. Today we will analyze important newspaper articles of 6th May 2021. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. You can download April 2021 magazine from our website spmisacademy.com. You can also join our WhatsApp group through the link given in the description section for more study materials. This is the list of the topics that we will be covering from today's newspaper. The first article is taken from editorial segment. It is about Maratha quota issue and this topic is important from our syllabus paper 3 Indian polity point of view. तो इस आर्टिकल का पहले बैकग्राउंड समझते हैं. तो पिछले साल सितंबर में महाराष्ट्र की लेजिस्लेटिव असेंबली ने एक कानून पास किया था जिसका नाम था सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस एक्ट ऑफ 2018 और इस कानून के हिसाब से 16% रिजर्वेशन मराठा कम्युनिटी के लोगों को दिया गया महाराष्ट्र के अंदर फॉर पब्लिक एम्प्लॉयमेंट इन महाराष्ट्र एंड ऑल्सो फॉर एडमिशन इन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस. तो सरल शब्दों में कहें तो महाराष्ट्र के अंदर जो मराठा कम्युनिटी के लोग हैं उनको 16% रिजर्वेशन एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए या महाराष्ट्र सरकार के अंदर जॉब मिलने के लिए 16% का या 16% का रिजर्वेशन दिया गया. और ये जो रिजर्वेशन दिया गया दैट वाज अकॉर्डिंग टू अ रिकमेंडेशन गिवन बाई महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन. तो एक कमीशन बनाया गया था. पहले बोला गया कि आप स्टडी करके बताओ कि क्या मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया जा सकता है कि नहीं दिया जा सकता है. और इस महाराष्ट्र स्टेट बैकवर्ड क्लास कमीशन ने रिकमेंडेशन दिया कि हाँ इनको रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए और उसके बेसिस पे इस मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन दिया गया अकॉर्डिंग टू दिस न्यू लॉ सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेज एक्ट ऑफ 2018. जो ये कमीशन का रिकमेंडेशन था और जो कानून लाया गया उसमें थोड़ा सा अंतर था. कमीशन ने रिकमेंड किया था कि 12 से 13% रिजर्वेशन देना चाहिए. 12% एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए रिजर्वेशन और 13% गवर्नमेंट जॉब्स के लिए रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए मराठा कम्युनिटी को. लेकिन सरकार ने जब कानून लेकर के आए तो उन्होंने 16% रिजर्वेशन दिया इन बोथ एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन के लिए या गवर्नमेंट जॉब पाने के लिए. दोनों में 16% रिजर्वेशन दिया. ध्यान दें इस बात को कि ये जो रिजर्वेशन है दैट विल बी एप्लीकेबल ओनली विद इन महाराष्ट्र फॉर मराठा कम्युनिटी. लेकिन फिर हुआ क्या कि इस कानून को जो महाराष्ट्र सरकार लेकर के आई थी महाराष्ट्र लेजिस्लेटिव असेंबली में, इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया गया फॉर वायलेशन ऑफ इंदिरा साहनी जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया था इंदिरा साहनी जजमेंट 1992 में और माना जा रहा था कि ये जो कानून है वो इस इंदिरा साहनी जजमेंट के खिलाफ लाया गया है और इस कारण से इस कानून को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया. तो जल्दी से समझते हैं कि इंदिरा साहनी जजमेंट ऑफ 1992 था क्या. उसमें सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ओवरऑल रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50%. तो आपको जिसको रिजर्वेशन देना है दीजिए लेकिन ओवरऑल 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए इन जनरल. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में यह भी कहा था कि कुछ एक्स्ट्राऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज में 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन हो सकता है. बट ये 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन देते टाइम में सरकारों को बहुत ज़्यादा कॉशस होने की ज़रूरत है क्योंकि इससे एफिशिएंसी खराब होती है. अगर आप ज़्यादा रिजर्वेशन दे देंगे 70% 80% रिजर्वेशन दे देंगे तो जो दूसरे कैटेगरी के मेरिटोरियस स्टूडेंट्स हैं वो फिर जॉब नहीं ले पाएंगे या एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में एडमिशन नहीं ले पाएंगे और उससे ओवरऑल एडमिनिस्ट्रेशन की एफिशिएंसी खराब होगी. इसलिए इन जनरल 50% से ज़्यादा आप रिजर्वेशन ना दें. ये जजमेंट दिया था सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में 1992 में. लेकिन करंट केस में हुआ क्या कि पहले से ही महाराष्ट्र के अंदर गवर्नमेंट जॉब्स के लिए 52% रिजर्वेशन था और मराठा कम्युनिटी को रिजर्वेशन देने के बाद अब ओवरऑल रिजर्वेशन 64 to 65% तक पहुंच गया विच इज डायरेक्ट वायलेशन ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ऑफ इंदिरा साहनी केस. और इस कारण से सुप्रीम कोर्ट में इस कानून को जो महाराष्ट्र सरकार लेकर के आई थी उसको चैलेंज किया गया और फिर सुप्रीम कोर्ट ने 5 जजेज की एक बेंच बनाई इस मैटर को सुनने के लिए. और ये जो 5 जजेज की बेंच बनाई गई थी अब करंट न्यूज बस यही है कि इस बेंच ने अपना फैसला सुना दिया है. तो महाराष्ट्र सरकार के इस मराठा कोटा इशू पे सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला अब सुना दिया है इन 5 जजेज की बेंच ने. तो जरा समझते हैं कि फैसला है क्या. तो इसमें इस फैसले में कई सारे क्वेश्चंस रखे गए थे सुप्रीम कोर्ट के सामने और सुप्रीम कोर्ट ने सबका जवाब दिया है एक एक करके. तो सारे क्वेश्चंस को एक एक करके देखते हैं कि कौन कौन से सवालों का जवाब सुप्रीम कोर्ट के इस 5 जजेज बेंच ने दिया है अंडर दिस केस.
तो सबसे पहले सवाल पूछा गया, महाराष्ट्र सरकार को रिप्रेजेंट करने वाले वकीलों ने सुप्रीम कोर्ट के सामने एक आर्ग्यूमेंट रखा कि सर, इंदिरा साहनी वाला जो केस था उसमें 50% का जो सीलिंग लिमिट डाला गया है वो आर्बिट्ररी है, मतलब उसका कोई बेसिस नहीं है, बस ऐसे ही डाल दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन में तो ऐसी कोई बात नहीं कही गई है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इंदिरा साहनी केस में आर्बिट्ररी तरीके से ये सीलिंग डाल दिया गया है, जबकि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट इनविसाइज एनी सच लिमिटेशन अंडर आर्टिकल 16(4). आपको भली भांति पता होगा, you must be knowing it very well कि आर्टिकल 16 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन टॉक्स अबाउट इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन गवर्नमेंट जॉब्स। तो गवर्नमेंट जॉब्स में कोई भी भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब लोगों को बराबर की अपॉर्चुनिटी मिलना चाहिए, ऐसा लिखा गया आर्टिकल 16(1) में। 16(2) में लिखा गया है कि गवर्नमेंट जॉब्स मिलने में कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाना चाहिए ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, डिसेंट, प्लेस ऑफ बर्थ या रेजिडेंस। लेकिन फिर इसमें कुछ एक्सेप्शंस भी दिए गए हैं, और एक्सेप्शन है आर्टिकल 16(4) जो कहता है कि सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट स्पेशल प्रोविजन बना करके रिजर्वेशन दे सकती हैं फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम बैकवर्ड क्लास। बैकवर्ड क्लास में आ जाएंगे शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स और सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। तो ओबीसी को कॉन्स्टिट्यूशन में ओबीसी के लिए टर्म इस्तेमाल किया गया है, सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। तो इन सब लोगों के लिए स्पेशल प्रोविजन बना करके इनको रिजर्वेशन दिया जा सकता है अगर ये एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड ना हो, मतलब इनकी संख्या अगर सरकारी जो जॉब्स हैं उसमें अगर कम हो जाए इनके पॉपुलेशन के हिसाब से, तो इनको रिजर्वेशन दे सकती है सरकार। And this reservation will not be considered as violation of right to equality in government jobs। तो 16(1) और 2 कहता है कि पूरी तरह से इक्वालिटी होनी चाहिए, लेकिन 16(4) कहता है कि रिजर्वेशन दिया जा सकता है और इस रिजर्वेशन को राइट टू इक्वालिटी का अगेंस्ट या वायलेशन नहीं माना जाएगा। अब इस आर्टिकल को दिखा करके, 16(4) वाला आर्टिकल को दिखा करके महाराष्ट्र सरकार के वकील कह रहे थे सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि सर, इसमें तो कहीं नहीं लिखा है कि 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं हो सकता है। तो ये जो 50% का सीलिंग लिमिट है इंदिरा साहनी केस में जो सुप्रीम कोर्ट ने डाला था 1992 में, सर ये लिमिट जो है आर्बिट्ररी है, इसको हटा दिया जाए। इस पर सुप्रीम कोर्ट के इस 5 जजेज बेंच ने क्या फैसला सुनाया है, उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जो 50% जो सीलिंग लिमिट है वो कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा गया है, कोई बात नहीं, ये ठीक है, आर्बिट्ररी तरीके से लाया गया है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि यह अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो गया। कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, बट फिर भी अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरप्रेट करके कहा है तो इट इज़ एज गुड एज द आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। एक बात तो आपको पता होगी कि द सुप्रीम कोर्ट स्पेशली इज कंसिडर्ड एज गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और जहाँ जहाँ पे भी कॉन्स्टिट्यूशन साइलेंट है या जहाँ पे भी इंटरप्रिटेशन की ज़रूरत है कॉन्स्टिट्यूशन के किसी भी प्रोविजन को लेकर के, उसको इंटरप्रेट करने का पावर सुप्रीम कोर्ट के हाथ में दिया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है 50% का सीलिंग लिमिट, लेकिन हमने इंदिरा साहनी केस में 50% का सीलिंग लिमिट डाल दिया है एंड दैट इज एज गुड एज कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन इटसेल्फ। तो उसको क्वेश्चन मत कीजिए, तो 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता। तो फिर महाराष्ट्र सरकार के वकीलों ने कहा कि ठीक है सर, 50% से ज़्यादा रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, ऐसा आपने कहा था इंदिरा साहनी केस में, लेकिन साथ ही साथ आपने ये भी तो कहा था कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टांसेज में, एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज में रिजर्वेशन दिए जा सकते हैं 50% से ज़्यादा। तो हमारे इस मराठा कम्युनिटी वालों को जो हमने रिजर्वेशन दिया है, इसको आप एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेज मान लीजिए। तो इस पे सुप्रीम कोर्ट के जजेज का क्या ओपिनियन रहा है वो भी ज़रा देखते हैं। जजेज ने कहा, इन 5 जजेज बेंच ने कहा कि देखिए, जो मराठा कम्युनिटी है इट हैज़ बिन पॉलिटिकली डोमिनेंट कम्युनिटी ऑफ महाराष्ट्र। 1/3 पॉपुलेशन है आपकी, आप लोगों की जो कम्युनिटी के लोग हैं मराठा कम्युनिटी के, जमींदार क्लास से रहे हैं, लैंड ओनर क्लास से रहे हैं, वॉरियर कास्ट के रहे हैं, मतलब डोमिनेंट क्लास रहा है, चाहे वो पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक डोमिनेंस की बात हो, हर तरफ से ये जो कम्युनिटी है वो डोमिनेंट रहा है। और ऐसे कम्युनिटी को रिजर्वेशन नहीं दिया जा सकता, ऐसे कम्युनिटी को सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड नहीं माना जा सकता। कई तरह के डाटा भी प्रेजेंट किए गए हैं कि देखिए, हर तरह के गवर्नमेंट जॉब्स में ऑलरेडी इनका काफ़ी अच्छा रिप्रेजेंटेशन है मराठा कम्युनिटी के लोगों का, इनको अब अननेसेसरी रिजर्वेशन देने की कोई आवश्यकता है नहीं। तो कोई भी एक्सेप्शनल सर्कमस्टांसेस जैसा कोई बात है नहीं जिसके लिए इनको रिजर्वेशन दिया जाए और वो रिजर्वेशन की लिमिट 50% से ज़्यादा हो। तो यहाँ पे भी ये रिजेक्ट हो गया मराठा रिजर्वेशन का मामला। तो फिर अब तीसरा सवाल उठ गया कि क्या सर, स्टेट सरकारों को
कोई अधिकार है, क्या कोई पावर है कि वो अपने स्टेट के अंदर किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ओबीसी डिक्लेयर करके रिजर्वेशन दे पाए? तो ये तीसरा बेसिक सवाल था कि क्या स्टेट सरकार अपने आप से अपने स्टेट के अंदर अपने स्टेट जॉब्स के लिए रिजर्वेशन दे सकती हैं कि नहीं दे सकती हैं किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को ओबीसी बना करके। तो इस पे भी क्लैरिफिकेशन दिया है, क्लैरिटी लाई है सुप्रीम कोर्ट ने। देखिए, हमारे देश के अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नंबर 102 लाया गया था इन 2018, 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। इस एक्ट को लाने से पहले 2018 में 102 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट को लाने से पहले कैसा नियम था वो जरा समझते हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए ओबीसी या दूसरे शब्दों में कहें तो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास कौन कहे जाएंगे, उसको आइडेंटिफाई करने का पावर दिया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट को। मतलब ये मिनिस्ट्री डिटरमाइन करती थी कि ओवरऑल इंडिया लेवल पे या सेंट्रल गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए कौन कौन कम्युनिटी ओबीसी मानी जाएगी। वैसे ही स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स के लिए कौन कौन से लोग उस स्टेट के अंदर ओबीसी माने जाएंगे, इसका पावर वहाँ के स्टेट गवर्नमेंट्स एंजॉय करती थी। वो अपने स्टेट में कौन कौन सी कम्युनिटी ओबीसी मानी जाएंगी उसको ये डिक्लेयर करते थे थ्रू अ लॉ। जैसे कि इस पर्टिकुलर केस में भी आप देख सकते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने कानून लाया और कानून ला करके मराठा कम्युनिटी को ओबीसी डिक्लेयर करा दिया। तो ये सिस्टम था 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 से पहले। लेकिन फिर 102 अमेंडमेंट एक्ट 2018 लाया गया और इसके हिसाब से बहुत सारे चेंजेस ला दिए गए आज फॉर आज ओबीसी कम्युनिटी इज कंसर्न। सबसे पहले तो एक कमीशन बनाया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बनाई गई, नेशनल बैकवर्ड क्लास कमीशन अंडर आर्टिकल 338B। तो ये कमीशन बना दिया गया, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस अंडर आर्टिकल 338B। और फिर ओबीसी कौन कौन से लोग ओबीसी कहे जाएंगे इसके लिए क्राइटेरिया ले डाउन की गई। यहां पे तो मैंने लिख के दे रखा है, लेकिन इस फिगर की मदद से मैं आपको अच्छे से समझाता हूं। ये कमीशन बनाया गया नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस और कहा गया कि ये नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस जो है वो हमारे देश के राष्ट्रपति को, प्रेसिडेंट को सजेशन देंगे कि सर ये पर्टिकुलर कम्युनिटी के लोगों को सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड माना जाना चाहिए, मतलब ओबीसी माना जाना चाहिए। और इस तरीके से एक लिस्ट तैयार की जाएगी। तो जो पहली लिस्ट तैयार की जाएगी वो एनसीबीसी के रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट के बेसिस पर तैयार की जाएगी कि कौन कौन से कम्युनिटी के लोग ओबीसी माने जाएंगे। और अब इस लिस्ट को पहली बार तो प्रेसिडेंट ने तैयार कर दिया ऑन एड एंड एडवाइस ऑफ एनसीबीसी। अब इस लिस्ट में अगर कोई चेंज लाना है, कोई मॉडिफिकेशन लाना है कि किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को बाहर निकालना है या किसी नए कम्युनिटी को ऐड करना है, तो दैट मॉडिफिकेशन कुड बी ब्रॉट अकॉर्डिंग टू अ लॉ मेड बाय द पार्लियामेंट। तो ये था नया सिस्टम आफ्टर 102 अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2018 कि कैसे अब ओबीसीज को आइडेंटिफाई किया जाएगा इन इंडिया। तो अब सवाल ये उठ गया कि ठीक है, ये तो सेंट्रल लेवल पे ओबीसीज कौन होंगे उसको आइडेंटिफाई करने का तरीका हुआ। स्टेट लेवल पे, स्टेट के अंदर, एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर स्टेट जॉब्स के लिए कौन कौन से लोग ओबीसी माने जाएंगे इसका डिटरमाइन करने का क्राइटेरिया क्या है, ये तो क्लैरिटी है नहीं। 102 अमेंडमेंट एक्ट में तो ये बात लिखी नहीं गई है। तो फिर इस पे भी सुप्रीम कोर्ट के इस 5 जजेज के बेंच ने फैसला सुनाया है। उन्होंने कहा है कि स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर जो ओबीसी लिस्ट होगी फॉर स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, उसके लिए भी सेम प्रोसेस होगा। जो प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट को ओबीसी लिस्ट के लिए, वही प्रोसेस होगा स्टेट गवर्नमेंट्स के अंदर स्टेट गवर्नमेंट की ओबीसी लिस्ट के लिए। मतलब प्रेसिडेंट तैयार करेंगे ऑन रिकमेंडेशन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, और कोई मॉडिफिकेशन लाना होगा तो वो पार्लियामेंट लेकर के आएगी। मतलब आप दूसरे शब्दों में समझिए कि स्टेट सरकारों से सारे पावर छीन लिए, एक जजमेंट से सुप्रीम कोर्ट ने सारे पावर छीन लिए ओबीसी को डिटरमाइन करने का। तो ये लोग जो पॉलिटिक्स खेलते थे स्टेट गवर्नमेंट्स अपने अपने स्टेट में एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को रिजर्वेशन दे करके ओबीसी डिक्लेयर करा के, और उसका जो वोट बैंक पॉलिटिक्स खेलते थे वो पॉलिटिक्स का स्कोप ही खत्म कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने इस पर्टिकुलर जजमेंट के बेसिस पे। तो फिर एक और सवाल पूछा गया कि सर ऐसे तो कई सारे स्टेट्स हैं, जैसे हरियाणा ने जाट लोगों को रिजर्वेशन दे दिया है, आंध्रा ने कापू लोगों को रिजर्वेशन दे दिया है कानून बना करके। ऐसे कई सारे स्टेट हैं जिन्होंने अपने अपने स्टेट में लोगों को ओबीसी कम्युनिटी में डाल करके रिजर्वेशन दिया है। तो उस पर भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब एक नया लिस्ट बनेगा जो नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस के रिकमेंडेशन से बनाया जाएगा, और ये जो नया लिस्ट होगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए और तमाम स्टेट्स के लिए फिर से एक फ्रेश लिस्ट बनेगी, और इसके
बेसिस पे ही अब आगे फ्यूचर में कौन कौन से कम्युनिटी के लोग ओबीसी कहे जाएंगे फॉर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स एज वेल एज डिफरेंट स्टेट गवर्नमेंट जॉब्स, वो डिटरमाइन होगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमारे पास ये पावर है डिटरमाइन करने का कि कौन कौन से लोग ओबीसी होंगे, गारंटेड अंडर आर्टिकल 142। आर्टिकल 142 में सुप्रीम कोर्ट को पावर दिया गया कि कोई सा भी वो ऑर्डर दे सकता है इन ऑर्डर टू एंश्योर नेचुरल जस्टिस। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जस्टिस इंश्योर कराने के लिए बहुत जरूरी है कि हम लोग डिटरमाइन करें कि कौन कौन से कम्युनिटी को ओबीसी कैटेगरी में डाला जाना चाहिए, क्योंकि पॉलिटिक्स हो रहा है। अलग अलग स्टेट की सरकारें जो हैं वो वोट बैंक पॉलिटिक्स के लिए अच्छे अच्छे जो फॉरवर्ड क्लास के लोग हैं, फॉरवर्ड कम्युनिटी के लोग हैं, उनको भी रिजर्वेशन दे रही हैं और नेचुरल जस्टिस वायलेट हो रहा है। और जो सच में नीडी है, पुअर है, बैकवर्ड है, मार्जिनलाइज्ड है, उसको रिजर्वेशन का फायदा नहीं मिल रहा है। तो इस कारण से अब आगे से नियम यही होगा, स्टेट गवर्नमेंट्स के हाथ से सारे पावर्स छीन लिए गए हैं एज फार एज ओबीसी डिटर्मिनेशन इज कंसर्न। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from international segment. It is about China and irresponsible power, and this topic is important from our syllabus paper 3 international relations point of view. तो इस पर्टिकुलर सेगमेंट में हम दो अलग अलग आर्टिकल्स कवर करेंगे। ये दोनों आर्टिकल में दो अलग अलग इंसिडेंट्स का जिक्र किया गया है और दोनों इंसिडेंट से एक बात साबित होती है कि चाइना एक इररिस्पॉन्सिबल कंट्री है। पावरफुल कंट्री तो है लेकिन इररिस्पॉन्सिबल पावर है। तो पहला इंसिडेंट देखते हैं। पहला इंसिडेंट है जहां पे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना की एक विंग है। आपको पता है कि चाइना के अंदर बस एक ही पार्टी है और वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना है, जिनका पावर जो रूल करते हैं पूरे चाइना के ऊपर। उनका एक विंग है सेंट्रल पॉलिटिकल एंड लीगल अफेयर्स, मतलब समझिए कि सरकार का एक विंग है, ऑफिशियल फॉर्मल चैनल है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म सीना वेबो चाइना का आप ट्विटर कह सकते हैं। चाइना की सरकार जो अपने देश में ट्विटर फेसबुक चलने नहीं देती है, उसके लिए सब उन्होंने अपना प्लेटफॉर्म बना रखा है। तो उन्होंने एक अपना प्लेटफॉर्म सीना वेबो बना रखा है, जो आप कह सकते हैं चाइना का ट्विटर है। उस ट्विटर अकाउंट पे चाइना की जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का एक पॉलिटिकल एंड लीगल अफेयर्स कमीशन है, इसने एक फोटो पोस्ट किया। इस फोटो में दो चीजें एक साथ दिखाई गई। एक तरफ चाइना का तियानहे मॉड्यूल लॉन्च, जो मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में भी कवर किया था 30 अप्रैल को, कि कैसे वो अपने लिए एक इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। उसका पहला कंपोनेंट तियानहे मॉड्यूल को उन्होंने लॉन्च कर दिया विथ हेल्प ऑफ रॉकेट लॉन्ग मार्च। तो एक तरफ तो इन्होंने ये तियानहे मॉड्यूल लॉन्च दिखाया है उस फोटो में, और दूसरे तरफ इस तरह की फोटो दिखाई है इंडिया की, जहाँ पे लोग जो है ओपन क्रिमेशन कर रहे हैं ऑफ कोविड-19 विक्टिम्स। तो कोविड-19 के विक्टिम के लोगों का अंतिम संस्कार और दूसरी तरफ तियानहे मॉड्यूल का लॉन्च, ये दोनों फोटो को एक साथ जक्स्टापोज करके इन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे रखा, डाला, और साथ ही साथ एक कमेंट भी किया कि चाइना लाइटिंग फायर्स वर्सेस इंडिया लाइटिंग फायर, कि देखिए चाइना किस तरह की आग लगा रहा है और इंडिया में किस तरह की आग लगी है। तो मतलब इतना इनसेंसिटिव कमेंट इन्होंने दिया। इससे बताता है कि इनकी किस तरह की मेंटेलिटी, और ये कोई पर्सनल कमेंट नहीं है, ये उनके फॉर्मल ऑफिशियल कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के एक पर्टिकुलर विंग से फॉर्मली आया है, उनके ऑफिशियल सीना वेबो अकाउंट पे, उनके ऑफिशियल इस सोशल मीडिया अकाउंट पे आया है, और उसमें इस तरह का वो इनसेंसिटिव स्टेटमेंट देते हुए पाए गए हैं। वो बात अलग है कि जब चाइना के लोगों ने ही क्रिटिसाइज करना शुरू किया तो बाद में ये पोस्ट हटा लिया गया, लेकिन कुछ देर के लिए तो ये पोस्ट जरूर आया था, जहां पे वो हमारे देश के अंदर जो सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 है, जिसके कारण इतनी सारी मौतें हो रही हैं, उसका वो मजाक उड़ा रहे थे। और दूसरा इंसिडेंट देखिए, दूसरा इंसिडेंट जो फिर से प्रूव करता है कि चाइना इज एन इररिस्पॉन्सिबल पावर, कि ये जो तियानहे मॉडल इन्होंने लॉन्च किया है, तियानहे का दूसरा नाम हेवनली हार्मनी भी है, ये तियानहे मॉडल जो इन्होंने लॉन्च किया विथ हेल्प ऑफ लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट, दैट इज द फर्स्ट स्टेप इन बिल्डिंग एन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन फॉर चाइना। ये पूरा का पूरा टॉपिक मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस 30 अप्रैल 2021 को कवर कर रखा है, या 4-5 दिनों पहले ही, इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी सेगमेंट। आपको याद भी होगा कि कैसे वो टी शेप का अपना वो इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन बना रहे हैं। उसके लिए इन्होंने ये जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट भेजा था, उसने जाकर के तियानहे मॉड्यूल को तो अपने जगह पे पहुंचा दिया, लोअर अर्थ ऑर्बिट में पहुंचा दिया, लेकिन अब ये जो लॉन्ग मार्च 5 रॉकेट के जो डेब्रिस हैं, जो बचे खुचे जले हुए पार्ट हैं, वो अब अनकंट्रोल्ड तरीके से वापस से अर्थ की तरफ आ रहे हैं और गिर रहे हैं, और माना जा रहा है कि यह आकर के अर्थ के किसी एरिया में हिट कर सकता है बाय 10th मई।
तो कई सारे एस्ट्रोफिजिस्ट्स का मानना है कि ये जो लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का जला हुआ पार्ट है, डेब्रिस है, इट विल हिट ऑन सम पार्ट ऑफ द अर्थ बाय 10th में, और हो सकता है कि किसी इनहैबिटेड एरिया में ये हिट करे, कहीं ऐसे जगह पे जो रिहायशी एरिया है जहाँ लोग रह रहे हैं वहाँ पे ये हिट करे और लोगों के जान माल को भी खतरा हो सकता है। और ऐसा नहीं है कि चाइना ने ऐसा पहली बार किया है, चाइना ने इस तरह का इंसिडेंट पहले भी किया है। 2020 में भी लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट का इस्तेमाल करके इसने कुछ मॉड्यूल्स भेजे थे स्पेस में, और ये लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट जब अनकंट्रोल्ड तरीके से वापस से अर्थ पे आके गिरा था तो आइवरी कोस्ट वाले एरिया में थोड़े डैमेजेज हुए थे। अब वो बात अलग है कि इसमें किसी की जान नहीं गई थी। तो वापस से देखिए, इन्होंने भेज दिया स्पेस में अपना मॉड्यूल, अब बाद में वो रॉकेट जैसे आके गिरे उससे हमें मतलब नहीं। ऐसा इनका अप्रोच है, ऐसा इनका एटीट्यूड है। दैट अगेन सोच कि कितने इररिस्पॉन्सिबल पावर हैं। अब चाइना वाले तो वैसे ये कह रहे हैं कि वैसे कि ये जो रॉकेट का डेब्रिस है ये हवा में ही, एटमॉस्फेयर में ही फ्रिक्शन के कारण पूरी तरह से बर्न हो जाएगा और हवा में ही खत्म हो जाएगा, ऐसा वो क्लेम कर रहे हैं। लेकिन बहुत सारे एस्ट्रोफिजिसिस्ट कह रहे हैं कि जब ये वापस से गिरेगा तो एटमॉस्फेयर में थोड़ा बहुत तो बर्न जरूर होगा, लेकिन इसका एक अच्छा खासा हिस्सा नीचे अर्थ पे हिट कर सकता है जो डैमेज कर सकता है, जैसे कि 2020 में पिछले साल डैमेज हुआ था, इस तरह का डैमेज इस साल भी हो सकता है। तो अब इन दोनों इवेंट्स को, इन दोनों इंसिडेंट्स को कैसे अपने आंसर राइटिंग में इस्तेमाल किया जाए वो भी जरा समझती है। तो देखिए, these two events can be used as an argument to prove that China is an irresponsible power। चाइना ने हार्ड पावर तो अक्वायर कर लिया है, मिलिट्री पावर। हार्ड पावर आई होप समझते होंगे आपकी, हार्ड पावर इज हार्ड मिलिट्री पावर, कोहर्सिव पावर। हार्ड पावर में आप समझिए इकोनॉमिक पावर भी आता है, जब आप किसी कंट्री के पास सैंक्शन लगाने का पावर आ जाता है दूसरे कंट्री के ऊपर। तो हार्ड पावर को दूसरे शब्दों में कहें तो कोहर्सिव पावर है, जिसमें एक कंट्री दूसरे कंट्री को मजबूर कर सकता है। बट चाइना के पास जो सॉफ्ट पावर है वो उसकी बहुत कम है, और चाइना जो है वो सॉफ्ट पावर में इंडिया से बहुत पीछे है। सॉफ्ट पावर इज अ काइंड ऑफ इन्फ्लुएंस, जिसमें आप सामने वालों को मजबूर नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी आप उससे अपना काम करा लेते हैं, आप अपनी अच्छी इमेज बना करके और आज सामने वालों को इम्प्रेस करके, इन्फ्लुएंस करके। तो इंडिया सॉफ्ट पावर में चाइना से काफ़ी आगे है, लेकिन चाइना हार्ड पावर में ऑफकोर्स इंडिया से आगे है। तो सॉफ्ट पावर इज एन एरिया वेयर इंडिया हैज़ एन एडवांटेज ओवर चाइना। India has been successful in building good image across the world as a responsible country, unlike China, which is considered as an irresponsible power। इस तरह का जो एक्टिविटी है कि इस तरह का इनसेंसिबल इमेज डाल देना कि देखो इंडिया में किस तरह से हो रहा है, आग लग रही है, हमारे यहाँ कैसी आग लग रही है, इस तरह के एक्टिविटीज आप कभी भी इंडिया से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। तो इंडिया हैज़ बिल्ड इट्स इमेज एज अ रिस्पॉन्सिबल पावर, तो इसी कारण से इंडिया की सॉफ्ट पावर पूरी दुनिया भर में अच्छी है। तो ये एक ऐसा जगह है जहां पे इंडिया का एडवांटेज है चाइना के ऊपर। लेकिन एक शशि थरूर का बड़ा अच्छा आर्टिकल भी है इंडियन एक्सप्रेस के अंदर, जहां वो लिखते हैं कि सॉफ्ट पावर इज पावर ऑफ वीक इफ इट इज नॉट बैक्ड बाय हार्ड पावर। तो आप सिर्फ सॉफ्ट पावर पे आप अपने आप को मनूवर नहीं कर सकते, आपको हार्ड पावर भी बिल्ड करना ही होगा, अदरवाइज यू विल ऑलवेज अपीयर लाइक अ वीक कंट्री। तो ये इंडिया के लिए एक तरह का सजेशन था। नेवरदलेस अगर सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर पे सवाल आ जाए तो इस तरह के आर्गुमेंट्स आप लिख सकते हैं। अब आई होप कि आपको सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर क्या होता है वो एग्जैक्टली पता है, लेकिन फिर भी अगर आप और इसके बारे में जानना चाहें तो मैंने इस पर एक वीडियो बना रखा है ऑलरेडी, वो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है। मैं उसका लिंक आज के इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल दूंगा, वहां पे आप देख सकते हैं कि सॉफ्ट पावर और हार्ड पावर एग्जैक्टली होता क्या है और उसके बीच में अंतर क्या है। The next article is taken from Science and Technology segment. It is about Sutra model, and this topic is important from our syllabus paper 3 governance point of view, especially from the health segment. तो देखिए सूत्रा stands for susceptible, undetected, tested, positive, removed approach। याद करने की जरूरत नहीं है डिटेल में इसका नाम। एक मॉडल है जो हमारे देश के अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के साइंटिस्ट ने मिल करके बनाया, जिसका मेन काम था कोरोना वायरस के केसेस को और खासकर उसके पीक को प्रेडिक्ट करना। इस मॉडल को बाद में भारत सरकार ने भी सपोर्ट करना शुरू किया और इस मॉडल के बेसिस पे ही भारत सरकार भी अपनी कोरोना वायरस के कंटेनमेंट पॉलिसीज को अपना रही थी। इस मॉडल का इस्तेमाल करते हुए आईआईटी कानपुर और आईआईटी हैदराबाद के साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि कोविड-19 का पीक इंडिया में आ चुका है और अब सेकेंड वेव नहीं आ सकता। तो इस तरीके से कुछ बातें हुई थी पिछले साल अक्टूबर 2020 में, जब इस मॉडल का इस्तेमाल करके आईआईटीज़ के साइंटिस्ट लोगों ने कहा कि
इंडिया हैज़ ऑलरेडी अचीव्ड इट्स पीक। जब आपको याद होगा सितंबर अक्टूबर में 1-1 लाख केसेज आ रहे थे, 97, 98,000 1-1 लाख केसेज आ रहे थे, तो उस टाइम में सूत्रा मॉडल का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट ने कहा कि हमारे देश ने पीक अचीव कर लिया है कोरोना वायरस का, और धीरे धीरे वो केसेस घटने भी लगे। वो घट के 20,000 तक, 19,000 तक आ गए थे। और इस सूत्रा मॉडल का इस्तेमाल करके साइंटिस्ट लोगों ने ये भी प्रेडिक्ट कर दिया कि देयर विल बी नो सेकेंड वेव इन इंडिया। तो सेकेंड वेव आने के चांसेस हैं नहीं। लेकिन हुआ क्या, व्हाट एक्चुअली हैपेंड आफ्टर दैट वी ऑल नो, कि एक वक्त ऐसा था जब जनवरी फरवरी में 20,000 15,000 केसेज आ रहे थे, और मार्च आते 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 कहाँ कहानी पहुँच गई है अब आप सबको पता है। 4 लाख से भी ज़्यादा केसेज आए हैं कल, और आगे ये पीक कहाँ तक और जाएगा वी नेवर नो। एंड फॉरगेट अबाउट सेकेंड वेव। अब भारत सरकार की सेंट्रल साइंटिफिक एडवाइजर काउंसिल ने तो ये भी कहा है कि थर्ड वेव भी आएगा जो इससे भी ज़्यादा खतरनाक होगा। तो मुद्दा यह है कि सूत्रा मॉडल फेल हो चुका है। सूत्रा मॉडल के बेसिस पे जो प्रेडिक्ट किया गया था कि सेकेंड वेव नहीं आएगा और जो हमारा पीक है लगभग 1 लाख केसेस पर डे का, वो सितंबर अक्टूबर में अचीव हो चुका है, वो सूत्रा मॉडल ने काम नहीं किया। और उसके बेसिस पे भारत सरकार ने अपनी अप्रोचेज बनाई थी, कंटेनमेंट पॉलिसीज़। यही कारण है कि वो कंटेनमेंट पॉलिसीज़ भी फेल हुई हैं। सूत्रा मॉडल में 3 मेन पैरामीटर्स थे। ये थोड़ा टेक्निकल हो गया, बट फिर भी इसको ब्रीफली समझ लीजिए ताकि आप आगे समझ पाएँ कि क्यों ये पैरामीटर्स, क्यों ये मॉडल फेल हुआ। तो 3 मेन पैरामीटर्स थे जिसके बेसिस पे ये मॉडल बनाया गया था। बीटा को हम लोग R0 वैल्यू भी कह सकते हैं। बीटा में क्या है कि ट्रेसेस कॉन्टैक्ट रेट, मतलब मेजर्स हाउ मेनी पीपल एन इन्फेक्टेड पर्सन इन्फेक्ट्स पर डे। तो एक इंसान को अगर कोरोना वायरस हो गया तो हर दिन डेली बेसिस पे वो और कितने लोगों को कोरोना वायरस फैलाता है, इसको कहते हैं बीटा वैल्यू। फिर दूसरा फैक्टर था रीच, कि एक्सपोजर लेवल कितना है पॉपुलेशन में, मतलब कितने % पॉपुलेशन को ऑलरेडी हो चुका है कोरोना वायरस। और तीसरा फैक्टर था एप्साइलन, कि कितने डिटेक्टेड केसेस हैं, कितने अनडिटेक्टेड केसेस हैं। तो इन तीनों पैरामीटर्स के बेसिस पे इन्होंने सूत्रा मॉडल बनाया था साइंटिस्ट लोगों ने। लेकिन ये हमारा जो ये सेकेंड वेव आया है हमारे देश के अंदर, इसके पीछे कारण है ये बीटा फैक्टर। ये बीटा फैक्टर बुरी तरह से बदल चुका है। ये जो नया वेरिएंट है कोरोना वायरस का, इसका बीटा फैक्टर बहुत ज़्यादा है, ये बहुत जल्दी फैल रहा है। तो पहले बीटा फैक्टर होता था 1, 1.5, कि मतलब एक दिन में ऑन एन एवरेज एक इंसान एक और इंसान को कोरोना वायरस दे देता है। अब ये बीटा फैक्टर 2, 3 पे जा चुका है, और अब तो आप सुन रहे होंगे कि तीसरा वेव स्टार्ट हो चुका है आंध्र प्रदेश से, जिसकी बीटा फैक्टर 15 तक है। मतलब एक इंसान डेली बेसिस पे 15 लोगों को कोरोना वायरस दे सकता है। तो और उसके कारण थर्ड वेव आएगा। तो मतलब अब आगे पता नहीं और क्या क्या होगा, लेकिन मुद्दा यह है कि सूत्रा मॉडल इन 3 फैक्टर्स पे था। उसमें बीटा फैक्टर या R0 वैल्यू में चेंजेज आ गए, और ये चेंजेज के कारण सेकेंड वेव हमारे देश के अंदर आया है। इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है। यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। The next article is taken from Assam segment. It is about Roopsi airport that has been made operational, and this topic is important from our syllabus paper 6 Assam infrastructure point of view. तो रूपसी एयरपोर्ट, इट इज़ लोकेटेड इन कोकराझार डिस्ट्रिक्ट ऑफ असम, और इसका हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस है क्योंकि इसको वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम में ब्रिटिशर्स ने बनाया था ताकि साउथ ईस्ट एशिया में आर्म सप्लाई कर सके। आपको पता है ब्रिटिशर्स साउथ ईस्ट एशिया में ब्रिटिश आर्मी लड़ रही थी अगेंस्ट जापानीज आर्मी, और उनको आर्म्स एम्युनिशन सप्लाई करने के लिए रूपसी एयरपोर्ट ब्रिटिशर्स ने बनाया था। लेकिन उसके बाद से ये रिडंडेंट हो गया था। लेकिन ये हाल फिलहाल में न्यूज में इसलिए आया क्योंकि रूपसी एयरपोर्ट को वापस से डेवलप किया जा रहा था अंडर उड़ान स्कीम फॉर कॉमर्शियल यूज। और करंट न्यूज़ क्या है कि अब इस रूपसी एयरपोर्ट को पूरी तरह से कंप्लीट कर लिया गया है फॉर कॉमर्शियल ऑपरेशंस, और पहला फ्लाइट रूपसी एयरपोर्ट पे लैंड करेगा सैटरडे को। ये फ्लाइट जो है वो गुवाहाटी से चलेगा, रूपसी एयरपोर्ट पे लैंड होगा, फिर रूपसी एयरपोर्ट से टेक ऑफ करके ये कोलकाता जाएगा। अभी आपको मैंने जैसा कि बताया कि जो रूपसी एयरपोर्ट है इसको रीडेवलप किया गया है अंडर उड़ान स्कीम। उड़ान का फुल फॉर्म है उड़े देश का आम नागरिक। अब ये उड़ान स्कीम को मैंने अपने न्यूज़पेपर एनालिसिस में कई दफ़ा कवर किया हुआ है, लेकिन अगर आपको फिर भी लगता है कि उड़ान स्कीम को एक बार फिर बताया जाए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं कि सर एक बार उड़ान स्कीम फिर बता दो, तो मैं कल के न्यूज़पेपर एनालिसिस में उड़ान स्कीम को एक बार फिर कवर कर लूँगा। In our segment, most probable prelims topics for upcoming UPSC, today we will cover topic number 136 to 140. Topic number 136 is about production linked incentive
scheme. It is launched by Ministry of Electronics and Information Technology. It is notified as part of National Policy on Electronics. Its purpose is to give financial incentive to boost domestic manufacturing and attract large investment in the electronics value chain. Under this scheme, an incentive of 4% to 6% will be given on incremental sales of base year of goods manufactured in India covered under target segments to eligible companies for a period of about 5 years, with a financial year 2019-20 considered as base year for calculation of incentive. Please attempt this question and you can submit the answer in the comment section. टॉपिक नंबर 137 इज अबाउट अराइज ANIC इनिशिएटिव. तो अटल इनोवेशन मिशन, नीति आयोग दोनों ने मिल करके रिसेंटली आत्मनिर्भर भारत अराइज अटल न्यू इंडिया चैलेंज ANIC स्कीम को लॉन्च किया है विथ एन ऑब्जेक्टिव टू ब्रिंग अप्लाइड रिसर्च एंड इनोवेशन इन इंडियन MSME एंड स्टार्टअप सेगमेंट. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. द नेक्स्ट आर्टिकल इज ऑन नेक्स्ट टॉपिक इज ऑन द बेसिस ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री. टॉपिक नंबर 138. तो पढ़ते हैं इसके बारे में. सोशल फॉरेस्ट्री मीन्स द मैनेजमेंट एंड प्रोटेक्शन ऑफ फॉरेस्ट एंड अफॉरेस्टेशन ऑन बैरन लैंड्स विद द पर्पस ऑफ हेल्पिंग in the environmental, social and rural development. National Commission on Agriculture has classified social forestry into 3 categories. These are urban forestry, rural forestry and farm forestry. Urban forestry pertains to raising and management of trees on public and privately owned lands in and around urban centers. Rural forestry lays emphasis on promotion of agroforestry and community forestry. Agroforestry is the raising of trees and agriculture crops on the same land. तो आप देखते होंगे कई बार पेड़, लंबे लंबे पेड़ और खेती एक ही लैंड पे की जाती है, उसको कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री. और रूरल फॉरेस्ट्री में एग्रो फॉरेस्ट्री भी आता है और कम्युनिटी फॉरेस्ट्री भी आता है. कम्युनिटी फॉरेस्ट्री इज इन्वॉल्विंग रेजिंग ऑफ ट्रीज ऑन पब्लिक एंड कम्युनिटी लैंड. ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन सब का जिक्र किया गया है नेशनल कमीशन ऑन एग्रीकल्चर ऑफ 1976. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. टॉपिक नंबर 139 इज अबाउट इंपॉर्टेंट गल्फ्स. तो ये देखिए, गल्फ ऑफ बोथनिया इज बिटवीन स्वीडन एंड फिनलैंड. यहाँ पे देखिए गल्फ ऑफ रीगा, ये एक लाटविया और इस्टोनिया के बीच में है. उसके अलावा गल्फ ऑफ लायंस आप देखिए फ्रांस के नीचे है. उसके बाद गल्फ ऑफ फिनलैंड आप देखिए इस्टोनिया और फिनलैंड के बीच में है. इस टॉपिक के बेसिस पे हमने आपको ये प्रैक्टिस क्वेश्चन दे रखा है. यू कैन अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन, यू कैन सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन. टॉपिक नंबर 140 इज अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड 5G पैक्ट्स. सो इंडिया एंड जापान हैव फाइनलाइज्ड साइबर सिक्योरिटी एग्रीमेंट विद ईच अदर. इट इंक्लूड्स कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च डेवलपमेंट, सिक्योरिटी, resilience in areas of critical information infrastructure like 5G, Internet of Things, artificial intelligence and among other things. Please attempt this question based on topic number 140. This is the answer of question number 131 to 135 that we had given in yesterday's newspaper analysis. Today's question can be attempted by students and you can submit the answer in the comment section. We will be sharing answer of these questions in tomorrow's newspaper analysis. कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था उसका आंसर देख लेते हैं. नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 it covers up to 75% of rural population and 50% of urban population. Absolutely correct. Existing Antodya household which constitute poorest of the poor will continue to receive 35 kg of food grain per household per month. This is also correct. So the correct answer will be option C, both. Abhay Karandikar panel is associated with 5G spectrum. So the correct answer will be option B. That's all from our side for today. Thanks for watching.